गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11th के बायो सब्जेक्ट वाले जितने बच्चे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये वीडियो मैं पूरा शूट कर रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट की सारी डिटेल मैं इंक्लूड करूँगा। तो चैप्टर का जो पहला नाम है, पहले चैप्टर का जो नाम है वो है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग क्या, जो जिंदा है वो लिविंग है, और ये जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इन इन इस पूरी दुनिया में कितनी क्वांटिटी में है, इनको लिविंग क्यों कहा जाता है, इसे क्या कैरेक्टर्स हैं, इनके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल सी चीज़ें, पर कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे। तो इस चैप्टर को लाइन वाइज समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ फर्स्ट में ही लिखा है व्हाट इज़ लिविंग, हेडिंग में व्हाट इज़ लिविंग। तो यहाँ पर कितने क्राइटेरिया दे रखे हैं? 6 क्राइटेरिया। सॉरी, पहला वाला तो है नहीं, सेकेंड नंबर से स्टार्ट करेंगे। ग्रोथ, तीसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट वन इज कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करते क्या है, क्यों हम उनको जिंदा बोलते हैं, लिविंग क्यों है वो। तो देखो बेटा, ग्रोथ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ करते हैं। छोटा बच्चा होता है, ग्रोथ करता है, बड़ा बन जाता है। छोटा सा पौधा होता है, ग्रोथ करता है, बड़ा पेड़ बन जाता है। तो इसी को ग्रोथ कहते हैं। तो जो ग्रोथ कर सकता है वो लिविंग है। ठीक है, हम इसको छोटा छोटा समझ रहे हैं, बाद में मैं इनको थोड़ा और डीप बताऊंगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे वैसे क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो क्या ये दूसरा मोबाइल फ़ोन हो जाता है क्या ऑटोमेटिकली? क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, न्यू ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, होते ही रहते हैं। अगर मैं अभी सांस भी ले रहा हूँ तो ये भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं यहाँ पर। O2 CO2 जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है यहाँ पर, ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन से। चलो ये चीज़ छोड़ते हैं। हम जो खाना खाते हैं, सलाइवा जो हमारे माउथ में रिलीज होता है, वो भी तो एक टाइप की केमिकल एक्टिविटी है। ठीक है, सलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, जो फूड में हम खाते हैं। स्टमक में हमारे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ये क्या चीज़ है? ये सब केमिकल एक्टिविटीज़ हैं। तो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप का मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बाद हम बात कर रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। क्या होता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन? यानी जिसमें सेल्स प्रेजेंट रहती हैं उसको सेलुलर लेवल बोलते हैं। अब हमारी ह्यूमन बॉडी सेल से बनी है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट। मतलब सेल से ही बने हैं जो भी बने। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। काऊ, बफेलो, डियर, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सब सेल से बने हैं, जिसमें पर्टिकुलर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक साइटोप्लाज्म का फ्लूइड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है DNA RNA वाली। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब सेल के, जो आपने 10th में पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। लास्ट है कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स। जब कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप कॉन्शियस हैं, आप होश में हैं। ठीक है, आप जब होश में रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होश में रहते हैं ऑब्वियसली। देखो, सपोज तुम्हारा नाम कोई पुकार रहा है तो आप एकदम बोलोगे हाँ कौन, क्योंकि हम होश में हैं, हमें सुनाई दे रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन रिस्पॉन्स, हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग ऐसी चीज़ एक्टिविटी नहीं करती। अगर हम बात कर रहे हैं किसी, आप मोबाइल है, आपका मोबाइल है, इसको बोलो चलो उठ के वहाँ चला जा, जाएगा क्या? नहीं। इसको अगर 2 थप्पड़ मारोगे, क्या इसका सूझ जाएगा क्या? टूट जाएगा। सूझेगा क्या? नहीं सूझेगा। लेकिन यही 2 थप्पड़ किसी इंसान को मारोगे तो एक तो वो जो वो करेगा वो तो अलग ही बात है, लेकिन उसका गाल भी सूझ जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये रिस्पॉन्सेज हैं। तो ये क्या कर रहा है? एक टाइप का कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज पढ़ी। तो देखो यहाँ पर पढ़ो इसको, ग्रोथ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ का एक स्पेसिफिक टर्म्स है। मास भी इंक्रीज होना चाहिए, यानी क्वांटिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्रीज होने चाहिए। जैसे कि एक ह्यूमन बींग है तो 10 ह्यूमन बींग भी होने चाहिए, और जो पर्टिकुलर एक ह्यूमन बींग है वो ग्रोथ करके बड़ा भी होना चाहिए। रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ द सिमिलर काइंड, मतलब उन्हीं के जैसे वापस रिप्रोडक्शन करना। मेटाबॉलिज्म जो हमारे देखो स्टमक में होता है, ये पूरा का पूरा तुम्हारे लिए फोटो बना दिया है यहाँ पे, देख लो इसको ध्यान से। मेटाबॉलिज्म हो रहा है यहाँ पे, देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल से मल्टीपल सेल, फिर टिश्यू, टिश्यू देन ऑर्गन, ऑर्गन टू द ऑर्गन सिस्टम, यह पूरी बॉडी बन गई।
कॉन्शियसनेस भी है, जैसे कि यहाँ पर अगर हमें कोई कांटा चुभ जाए तो हम एकदम सडनली रिएक्ट कर जाते हैं। कभी ऐसा हुआ जैसे आज कांटा चुभा, हमें 1 महीने तक पता ही नहीं, जब देखा अरे खून निकल रहा, अच्छा कांटा चुभ गया होगा, कभी ऐसा तो हुआ ही नहीं। हमने डायरेक्ट उसको रिफ्लेक्स किया, उसको रिफ्लेक्स एक्शन मतलब होता है हमने उसको रिस्पॉन्स दिया। इसके अलावा तुम्हारे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है जानना। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है लिविंग वर्ल्ड में। अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। अभी जितनी ढूंढ ली गई है ना वो 17 लाख से 18 लाख के आसपास स्पीसीज हैं जिनको ढूंढ के उनका नाम रख के उनको डिस्क्राइब कर दिया गया है। Some organisms are so small they are cannot be seen with naked eye and some are very huge in size। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो तुम्हें दिखेंगे भी नहीं और कुछ ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा दिखेंगे छुपेंगे ही नहीं। हाथी को तुम कहाँ छुपाओगे, बड़ी सी जगह के पीछे, बड़ी सी दीवार के पीछे छुपाना पड़ेगा तब जाके छुपेगा। अगर और वही हाथ में तुम्हारे अगर बैक्टीरिया हैं तो बैक्टीरिया तुम्हें दिखेंगे ही नहीं, इतने छोटे। यानी कि लिविंग वर्ल्ड का डाइवर्सिटी तो देखो तुम, कि जहाँ पर साइज़ में भी बड़े हैं और साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे भी हैं। दे आर फाउंड इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट लाइक ओशियन, फॉरेस्ट, लेक, डेजर्ट। मतलब आपको इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ तुम चाहते हो कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ना मिले वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म तुम्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। तुम्हें हॉट समर में मिल जाएंगे, कोल्ड में भी मिल जाएंगे, जहाँ देखना चाहो उस जगह तुम्हें ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। ऑल दीज ऑर्गेनिज्म विच लाइव ऑन अर्थ टुगेदर मेक अ बायोडाइवर्सिटी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं साथ में रह के, इस सिस्टम को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म निकाले हैं और आगे और भी रिसर्च में निकल रहे हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके नाम रखने का कुछ सिस्टम है। तो जो नाम रखने की प्रोसेस है इनको, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नाम से समझ में आ रहा, नोमेन नाम रखो। तो नोमेनक्लेचर एक टाइप का सिस्टम है जिसमें क्या है, हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं। और नाम देने की प्रोसेस में एक कार्लोस लिनियस नाम के साइंटिस्ट थे जिनने बोला कि नाम रखो तो 2 तरीके से रखें। पहला वाला नाम जो है जेनेरिक नेम और दूसरा नाम स्पेसिफिक एपिथेट रखें। तो 2 नाम वाला, एक चीज़ को 2 नाम से जाना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैंगो की बात करूं तो उसको साइंटिफिक टर्म में बोलेंगे मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा आगे का जीनस हो गया और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। अभी और समझते हैं, तो मैं ऊपर से कभी चली जा रही होगी तो अपन इसको रीड करते समझ में आ जाएगा। तो नाम रखने की प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ये रहा यहाँ पर, गलत सिलेक्ट हो गया, ये वाला नोमेनक्लेचर। अब 2 तरह के नोमेनक्लेचर हैं, ICBN एंड ICZN। ICBN जो है वो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यानी बॉटनी यानी प्लांट्स को जितना नाम देना है तो ये हैंडल करेगा उस चीज़ को। और जो जूलॉजी को हैंडल करने वाले सिस्टम है वो है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब मैंने जैसे समझाया कि नाम देने के लिए 2 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, 2 नाम होंगे, 2 कंपोनेंट्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स। पहला होगा जेनेरिक नेम जिसको जीनस भी कहते हैं और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए, स्पीसीज का नाम। तो ये नाम किसने दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल मतलब होता है 2 नाम वाला नोमेनक्लेचर, कार्लोस लिनियस ने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, देखो मैंगो का यहाँ पे नाम भी दे रखा मैंजीफेरा इंडिका। यानी एक नाम, एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो क्या रखा है, 2, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा का क्या हुआ यहाँ पर, जेनेरिक नेम, और जो सेकंड हुआ वो स्पेसिफिक एपिथेट हुआ। मैंजीफेरा जीनस एंड इंडिका इज रिप्रेजेंट स्पीसीज। अब नाम रखने में भी कुछ रूल होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं इसमें भी, ऐसे मन से नहीं रखा जाते हैं, इनका कुछ सिस्टम है। तो सिस्टम नंबर 1, जो भी बायोलॉजिकल नाम रखा जाएगा वो लैटिन लैंग्वेज में रखा जाएगा और लिखा जाएगा इटैलिक फॉर्म में। इटैलिक फॉर्म में जब लिखते हैं ना तो जो अल्फ़ाबेट होता है वो थोड़े से मतलब क्या हो जाते हैं, वो टेढ़े रहते हैं, मतलब थोड़ा सा तिरछे लिखे जाते हैं उनको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, ये मैंजीफेरा इंडिका को देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है, ठीक है। मतलब बाकी स्पेलिंग का फॉन्ट अलग है, इसका फॉन्ट अलग है। देखो आगे, द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट इज स्पेसिफिक एपिथेट। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, 2 नाम हो गए, आगे वाला जेनेरिक होगा और पीछे वाला स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तीसरी, साइंटिफिक जो भी नेम होंगे वो हैंड रिटन में जब भी लिखे जाएंगे तो नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि हम इटैलिक फॉर्म हाथ से तो लिख नहीं पाएंगे, तो जब हम नॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं तो नीचे अंडरलाइन करेंगे इन दोनों नाम के नीचे।
फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर वाइल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। जो भी नाम होगा पहला जेनेरिक नेम का जो लेटर होगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा वो, और जो स्पेसिफिक एपिथेट वाला स्मॉल से ही चालू रहेगा। देखो मेंजिफेरा इंडिका में दोनों देखो एम कैपिटल एंड आई जो है वो स्मॉल लेटर से चालू हो रहा है। अब देखो आगे, ऑथर्स नेम अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ऑथर्स का नाम भी स्पेसिफिक एपिथेट के बाद कभी कभी ले लिया जाता है। अभी नॉर्मली 2 नाम से जाना जाता है, पहले ऐसा था कि 3 नाम से भी जाना जाता था, ऐसा मेंजिफेरा इंडिका लिनियस ऐसे। तो लिनियस इसके ऑथर हो गए जिसने इसको लिखा इसने ऐसा। तो अब सिर्फ नॉर्मली 2 में ही होता है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना अपने को। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? अब इतने वास्ट वैरायटी में अगर बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनको समझने के लिए एक क्लास में तो बिठाना पड़ेगा ना, कि कौन से क्लास में कौन किस में बैठेगा। इनका अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं तो स्टडी करने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर बुक्स हैं हमारे पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, और वो बुक्स कहीं पे भी किसी भी जगह कैसे भी पड़ी हुई है, हज़ारों लाखों की तादाद में बुक्स हैं, और सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं कि हिंदी का सब्जेक्ट साइड में पड़ा है, हिंदी भी मिक्सअप है, मैथ्स भी मिक्स है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स की फील्ड की सारी बुक्स, कॉमर्स की मोटिवेशनल बुक, बाकी सारी बुक्स मिक्सअप हैं। तो अगर पर्टिकुलर कोई बुक ढूंढना हो तो कितना समय लगेगा। तो इसकी वजह से अगर एक लाइब्रेरी बना दी जाए जिसमें सेक्शन डिवाइड कर दिए जाएँ कि कॉमर्स फील्ड की बुक सारी यहाँ मिले, उधर उसमें मिले, और इस सेक्शन के अंदर भी अच्छे से अरेंजमेंट हो कि कॉमर्स की बुक है तो कॉमर्स की बुक में भी हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो, जो अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स हैं, ये सारी की सारी ग्रुप में हो, तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 मिनट में सारी बुक निकाल दें। तो ऐसे ही सारी स्पीसीज को भी अरेंज करना जरूरी है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन आया। टेक्सोनॉमी इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन का एक और टर्म है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी एक साइंटिफिक टर्म में आती है जो मतलब ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर मतलब डिपेंड होके ही उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है तो 3 नाम से फॉर्मेट चलता है। सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसका नोमेनक्लेचर आता है क्योंकि उसको दूसरी बार उसका नाम रखा जाता है, और तीसरी बार जाके उसको क्लासीफाई किया जाता है। मतलब इस फॉर्मेट से ही काम होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले क्लासीफाई कर दो, बाद में उसका नाम रखो, और फिर बाद में उसके बाद आइडेंटिफाई करो, ऐसे नहीं होता है। फॉर्मेट पहले आइडेंटिफिकेशन पे आएगा, फिर आएगा नोमेनक्लेचर पे, नाम रखने पे, फिर आएगा उसको क्लासीफाई करने के टॉपिक पे। Systematics is the branch of science that deals with the identification, nomenclature, classification and evolutionary history of an organism. This word is derived from the systema, means systematic arrangement of organism. कार्लोस लिनियस ने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरा, जिसमें बताया था कि किस टाइप से हमें क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। उसमें सिस्टम दिया गया था। इस बुक का नाम ये भी याद रखना, सिस्टमा नेचुरा इज़ गिवन बाय कार्लोस लिनियस। इसमें बताया था कि किस टाइप से आइडेंटिफिकेशन हो, नोमेनक्लेचर कैसा हो, क्लासिफिकेशन कैसे हो, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये क्या होता है। जैसे पर्टिकुलर 2 ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, बंदर और ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य हैं, इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस देखें तो बहुत सारे डिफरेंस है। बंदर क्या करते हैं, जंप करने में करते हैं, बॉडी साइज थोड़ी सी नीचे झुकी हुई रहती है कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग। तो मंकी में और भी चीज़ें क्या रहती हैं, मंकी में पूंछ रहती है जो ह्यूमन बीइंग में नहीं होती है, और इनके पाँव का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है अगर देखा जाए ह्यूमन बीइंग। तो बहुत सारे डिफरेंस है। इनका कलर भी अलग रहता है, पूरे बॉडी पे हेयर रहते हैं, अपने नहीं रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं इन दोनों कंपैरिजन के साथ साथ एक और कंपैरिजन के लिए और एक और ऑर्गेनिज्म रख दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल घोड़ा रख दूँ मैं, हॉर्स, तो हॉर्स, मंकी एंड ह्यूमन बीइंग, तो इनमें मंकी और ह्यूमन बीइंग ज़्यादा सिमिलर होंगे कंपेयर टू द हॉर्स। कैसे? क्योंकि हाथ पाँव जो डिज़ाइन है, जहाँ पे स्ट्रक्चर है, जहाँ पे दिमाग है, जहाँ आँखें हैं, जहाँ नाक है, कान है, वैसी सेम लोकेशन पे मंकी के और ह्यूमन बीइंग के सेम है, ठीक है, पर घोड़े पर डिफरेंट है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जो इवोल्यूशन हुआ, जो नए नए चेंजेस हुए, तो कौन किससे सिमिलर हो दिखता है, तो उसको भी पास में रखा जाए। तो ये 2 तरीके से क्लासिफिकेशन हो, एक तो अरेंजमेंट भी होना चाहिए, और जो चीज़ें सिमिलर दिख रही हो उनको पास में भी लाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आज की क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्लास पार्ट 2 जब लेके आएंगे तो 11th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको कवर कर देंगे कंप्लीट, और उसके क्वेश्चन आंसर में सेंड कर दूँगा। कोई भी डाउट है तो लाइव क्लास में आएँ और उसको अटेंड करें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, बाय बाय।